हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास एनुअल एग्जामिनेशन फिजिक्स का दिए होंगे अभी जस्ट, जैसा कि आप लोग दे के आए हैं, तो देखिए आप लोग के ऑब्जेक्टिव 70 में, आई होप कि 70 में आप लोग को 35 मारना था। तो देखते हैं कि आप लोग कितना सही मारे हैं। आपके पूरा का पूरा 70 में आपको टिक मार के दे रहा हूं, जो कि 100% राइट है। इसे ध्यान से देखिए, आपका पता चल जाएगा कि आपने बोर्ड में कितना ऑब्जेक्टिव सही मारे हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए 2022 का है, देखिए 2022 का कल का है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। पहला क्या है, पहला कहता है कि सुनिए, विच ऑफ द फ्लाविंग इज कैरेट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, यानी कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, क्या आपको पता है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर होगा एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है वो इक्विटोरियल के आधा के बराबर होता है। मतलब जो एक्सियल पर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा इक्वेटोरियल पर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड की दुगने के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। आपका 100% यही आपका सही जाएगा। देखिए अगला आपका आता है, अगला आपका कहता है क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। मतलब इंग्लिश में देखिए, मतलब इंग्लिश में कहता है कि, ध्यान से देखिए, कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। तो याद रखिएगा आपका आंसर होगा T बराबर 2π√I/MBH। ये आपका सही जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है, ठीक है ना। यानी कि विच ऑफ द फ्लाविंग रिलेशन इज कैरेट फॉर अर्थ मैग्नेट फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो आपका सही जो होगा, आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एन स्क्वायर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। आगे देखिए अगला आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। आप लोग पढ़े होंगे तो पक्का आपको पता होगा, यानी कि विच ऑफ द फ्लाविंग इज द कैरेट फॉर टेंजेंट लॉ, यानी कि आपका सही आंसर जो होगा बी बराबर BH इंटू tan थीटा होगा। ये आपका एक्चुअली में सबसे राइट आंसर हुआ। अगला देखिए, अगला जो आपके सामने है, अगला जो आपके सामने है कि अपेक्षिक चुंबकीय बराबर होता है, ये तो सबको पता होगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, ये आपको सबको पता होगा। आई होप कि आपको पता होगा। बता सकते हैं कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि म्यू बटा म्यू नॉट बराबर म्यू आर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्मूला है, यानी कहने का मतलब सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी का एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो दूसरा चीज होता है, वो होता है तुम्हारा अब्सोल्यूट मीडियम का और अब्सोल्यूट फ्री स्पेसेस का। वो होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो होता है ना इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देखा जाता है, मतलब ये जो होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर यहाँ पर अब्सोल्यूट आर आता है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन ये रिलेटिव परमिटिविटी है, वो परमिटिविटी होती है। तो परमिटिविटी में यहाँ पर ये फॉर्मूला, लेकिन ये मैग्नेटिक के लिए है, वह इलेक्ट्रिक के लिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। आई होप कि आपको ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फ्लाविंग रिलेशन इज द कैरेट। तो आपका आंसर जो सही जो होगा, ठीक है, आपका जो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द कैरेट। ट्रायंगल से आपने सिद्ध किए होंगे, ये सर आपको सिद्ध करके बताए होंगे। आगे आपका देखिए, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय त्वरण की चाल को सही बताता है। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो सी बराबर 1/√μ0 इंटू u0। इसका वैल्यू पुट करिएगा तो आंसर आपका आप सही जाएगा। यानी कि ये जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है ना कि दी SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको तो पता होगा, कुछ नहीं, सब फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है EQ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो क्या होगा, फोर्स अपॉन Q। तो क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पूछ दिया, यूनिट पूछ दिया है। इंटेंसिटी का मतलब बहुत ही A1 फोर्स के लिए बात करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बराबर न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है ना। देख लीजिए आप कौन कौन सही बनाए या नहीं बनाए, आपका यही तुम्हारा एक्यूरेट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अगला कहता है विच ऑफ द फ्लाविंग द कैरेट फॉर द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो आपको पता होगा, धारा घनत्व तो क्या होती है, क्या होता है, पर यूनिट एरिया में करंट कितना फ्लो हो रही है, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रही है, उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, J बराबर I/A होगा, ठीक है।
अगला देखिए, अगला आपका ऑप्शन आता है, अगला आपका क्वेश्चन जो होता है कहता है ना कि निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है। गतिशील के मतलब कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में मौजूद होते हैं उसकी मोबिलिटी क्या होगी। तो आपका पता होनी चाहिए मोबिलिटी बराबर होता है BD/E, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव्स करने से इंड्यूस होता है। आगे देखिए कहता है ना 11 में निम्नलिखित में कौन सही है। आपको पता होगा कि P बराबर होता है W/T और P मतलब होता है पावर, पावर को होता है वाट, तो वाट जो होगा और ये वर्क में जूल, तो जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वाट जो होगी 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होगा और सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा, यानी कि 1 वाट जो होगी वो 1 जूल सेकेंड के इनवर्स के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए एक्चुअली में एकदम राइट है आपका, यही दम आपका राइट है। आगे देखिए कहता है कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, यानी कलर कोड ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इज द इंपॉर्टेंट, यानी कि कैरेट, यानी कहने को ये कैरेट आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 होता है। याद रखें नीले कलर के लिए ब्लू कलर के लिए कार्बन कोड की संख्या। आगे देखिए अगला जो आपका है एम्पियर घंटा आवर, मात्रा क्या होती है। सोचिए हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर जो होता है IT होता है, तो कुछ नहीं किया आई को एम्पियर ही कर दिया और आवर को किस में बदल दिया है, आवर को बदल दिया है, आवर को बदल, देखो टाइम, ये टाइम है ना, टाइम को सेकेंड में ना बदल के आवर बदल दिया तो ये आवर हो गया। तो अभी बताइए एम्पियर आवर किसका होगा, आपका चार्जेस क्यों ना होगा, यानी कि आवेश का होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका आता है कि निम्नलिखित में लॉरेंस बल के लिए कौन सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार था ये टॉपिक। लॉरेंस फोर्स कौन सा होता है, तो लॉरेंस फोर्स सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए F बराबर Q इंटू E प्लस B इंटू B, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला कहता है नहीं कि द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, देखिए अगर देखिए निर्वात में परावैद्युतता होता है, तो याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर भी स्क्वायर होता है, लेकिन इसी को कन्वर्ट करके बताया जाता है फ्राइड पर मीटर। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत ध्रुवीय का SI मात्रा क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, यानी कि SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, सिंपल से कुलाम मीटर, क्या हो गई है, कुलाम मीटर इज द राइट आंसर ऑफ द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो SI यूनिट होती है वो कुलाम मीटर होती है, याद रखिएगा। अगला कहता है कुलाम नियम के लिए सदिश रूप होता है, ये तो सबसे इजी है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इसी को छोड़ा है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं बस क्या करना था, सिंपल था, कुछ नहीं, हम जो कुलाम्स लॉ को बताया गया था उसमें सिर्फ डायरेक्शन शो कर देना जो यहाँ पर नीचे रहता है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑफ द क्वेश्चन 17। आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे कहता है इसमें कि किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता मतलब कैपेसिटी की फॉर्मूला बात कर रहा है, तो कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, राइट आंसर C बराबर Q/V होता है, ऑप्शन नंबर डी। सब बहुत आसान है। आगे देखिए आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज E बराबर ½ CV² इज द राइट आंसर। ये सब राइट आंसर है, आप दम देख लीजिए, आपका पता चल जाना चाहिए कि 35 नंबर में 70 में 35 मारे सही या नहीं मारे, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूरा का पूरा एकदम सही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए कहता है ना कि इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी। बड़ा आसान है, देखिए कहता है ना कि एन कैपेसिटर है और एन कैपेसिटर जो है वो C1 है, यानी कि C1 n बार है और n बार मतलब बहुत मनी है, यानी कि C1 ये कितना n बार है, और इस सबको क्या किया है ना, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कंबाइन किया गया है। तो पैरेलल में करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देता है, तो सबको जोड़ दो डायरेक्ट, तो सबको जोड़ दोगे डायरेक्ट, कहां तक जोड़ोगे, n तक जोड़ोगे, तो क्या निकलता है, इक्विवेलेंट निकलता है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी होगा क्या होगा, सोच सकते हैं। तो देखिए सब में से C1 कॉमन लीजिएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करिएगा कहां तक, प्लस n तक। अब देखिए एक जोड़िए, तो एक जोड़ेंगे n बार, मतलब एक कितना बार जोड़िएगा, 10 बार जोड़िएगा तो 10 ना आएगा, एक 20 बार जोड़िएगा तो 20 ना आएगा, एक 30 बार जोड़िएगा तो 30 ना आएगा, तो एक n बार जोड़िएगा तो n ना आएगा, तो C बराबर क्या होगा, C1n होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C जाएगा, इज द राइट आंसर। बड़ा आसान था। देखिए अगला आपका जो होता है कि वायु के लिए परावैद्युत समाध्य होता है, यानी कि डायलेक्ट्रिक स्टोन फॉर एयर का डायलेक्ट्रिक स्टोन जैसे थ्री होता है, लेकिन वो मेगा में होता है, मेगा वोल्ट पर मीटर, और मेगा की वैल्यू होता है 10⁻⁶, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट
आंसर ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्टैंड फॉर एयर। समझ में आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए देखते जाए आपके कितने मार्क्स आने वाला। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के सही है। बहुत आसान, जो ऑस्टिन साहब दिए थे, E बराबर mc², जहाँ E का मतलब एनर्जी, ठीक है ना, और M का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि E बराबर mc²। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि दशमिक संख्या की द्विआधारी संख्या होती है। देखिए यानी कि 8, कितना दिया 8, इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते थे, कुछ नहीं करना था, इधर से 2 से भागा देना था और 2 से भागफल जो आता है, भागफल वो इसके नीचे लिखा जाता है। तो 2 चौको यानी कि भागफल कितना 4 आएगा कि नहीं, तो भागफल 4 आएगा, तो शेषफल कितना 0, तो शेषफल को उधर लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए 2 से फिर लगाएगा तो भागफल 2, फिर शेषफल फिर 0, फिर देखिए ना, फिर 2 से लगाएगा 2 × 2 फिर शेषफल 0, तो नीचे से लिया जाता है, नीचे से, तो जाओ तो 1 0 0, ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाइनरी नंबर ऑफ द डेसिमल नंबर, इतना, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, मिलाते जाइए, बहुत ही आसान था। कहता है नहीं नैंड गेट का संकेत क्या होता है, सिंबल ऑफ नैंड गेट, बहुत आसान, ऑप्शन नंबर डी। देखे होंगे, पढ़े होंगे कहीं तो जरूर आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है अर्ध आयु काल टी, ठीक है, 1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध होता है, मतलब द रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम, ठीक है ना, T 1/2 एंड द डेकी कांस्टेंट। बड़ा इजी है, देखिए कौन सा होगा आपको पता है। आपको जो राइट जो आंसर जो होगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। किसका 25 का, देख लीजिए ध्यान से आपको कौन कौन सही मारे या नहीं मारे। आगे देखिए 26 का कहता है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही नहीं है, सॉरी सही है। विच ऑफ दी फ्लॉविंग इज द कैरेट फॉर अल्फा पार्टिकल्स। जब न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो एक्टिविटी के समान में आप लोग पढ़े होंगे कि जो अल्फा कण होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि 4 वहाँ पर क्या होती है ना, 4 जो होती है वो एटॉमिक मास होता है और 2 जो होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो इस कंडीशन में आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम नियॉन्स की जैसे बता, क्योंकि हीलियम की जो होती है ना वो 4 एटॉमिक मास और 2 क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर होती है। तो उसी के दौरान ये रिएक्टिविटी इसी तरह से निकलती है, मतलब जब भी अल्फा पार्टिकल्स निकलती है तो हीलियम न्यूक्लियाइस के जैसा निकलती है। इस बात को याद रखें ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, बस देखिए यहीं पर आपका दे दिया, सेम टू सेम यही वाला चीज यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। आपको पता है यूरेनियम का कितना होता है 92 238 इसकी परमाणु संख्या। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी करता है, तो यहाँ से अल्फा निकलेगा, तो अल्फा निकलेगा तो ये थोरियम के जैसा बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 एटॉमिक मास निकलेगा, 4 एटॉमिक मास निकलेगा, तो 2 से कितना बचेगा, सोचिए 234 होगा और यहाँ से 2 का एटॉमिक नंबर घटेगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और इस तरह से ये हीलियम की जैसा बनेगा 2 और 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होगा वो बी होगा। इस बात को याद रखिएगा। कहता आगे में 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोट सर्वेस नियम के लिए सदिश समीकरण का रूप हो। तो देखिए कहता है नहीं कि विच, कहता है कि देखिए ध्यान से देखिए, कहता है नहीं कि विच ऑफ द फ्लॉविंग द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बायोट सर्विस लॉ। बड़ा आसान है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़े होंगे, बहुत ही इजी है। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर कौन से हो गए, अगर ऑप्शन नंबर जो क्या 29 का जो आपका जो राइट आंसर होगी वो कहता है ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि m बराबर 1 + d/f होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी। इसको इंग्लिश में यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज द बी बराबर क्या होगा, सॉरी m बराबर 1/df होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए। चलिए 30 में देखते हैं, 30 में आपने क्या मारे थे। कहता है सम प्रकृत 2 लेंसों की शक्ति होती है, बड़ा आसान है, यानी कि पावर ऑफ द 2 लेंसेज इज द कॉन्टैक्ट इज p बराबर p1 + p2, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि यदि म्यू जी बराबर, ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 4/3, तब क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बड़ा ही सिंपल है, देखिए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बड़ा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, होगा इसका कितना दिया 3/2 और यहाँ पर बाई 4/3, इसको 3/2 इसको पलटिएगा तो 3 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा, यानी कि 9/8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा राइट 9, सॉरी सी, यानी कि 9/8 31 का सी, समझ में आ रहा, यानी कि आपका ये वाला आंसर सही जाएगा। आगे कहता है ना, देखिए बड़ा आसान है, कहता है कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री के आसपास होते हैं, इस बात को याद रखिए 42 डिग्री, ठीक है। कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि परपेंडिकुलरली होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और क्या यानी कहने का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ जो क्या होती है, जो प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो क्या होती है वेव्स की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना।
क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे ट्रांसवर्स के रूप में माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए राइट आंसर होगा। आगे कहता है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का पूर्णांक होता है, आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि प्रिज्म फॉर्मूला जिसे बोलते थे लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी इज द राइट होगा। कहता है ना कि ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू, यानी कि प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक और पथ की लंबाई, अपवर्तनांक और पथ की लंबाई को मल्टीपल करिएगा तो आप ऑप्टिकल पथ की बराबर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है ना कि पृथ्वी के पृष्ठ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, मतलब कहने का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 10 के पावर -5 टेस्ला होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे देखो 0.25, ठीक है ना, गॉस होता है 0.2 गॉस। अब ये गॉस, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी याद रखिए कि जो एक गॉस जो होती है वो 10 के पावर -4 होता है, तो यहाँ पर पुट करिएगा तो लगभग इसी के करीब आवेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यही सही जाएगा। कहता है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है, धारावाहिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है ना, कितना होता है, तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए कितना होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, बड़ा आसान है तो बता सकते हैं कि क्या होगा, 37 का क्या होगा बताइए, जो आपका 37 को जो राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, M बराबर NIA, मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स में बहने वाला करंट और उसकी क्या होती है, उसकी ये एलिमेंट होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे कहता है कि निम्नलिखित मतलब एरिया एलिमेंट जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। कहता है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज द करेक्ट, ठीक है, फॉर गैल्वेनोमीटर इज कांस्टेंट, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा ए इज द राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की फॉर्मूला होता है C/NAB इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका आता है 39 में तो सबको पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर के लिए क्या होती है, तो 0, लेकिन वोल्ट मीटर के लिए इन्फिनाइट होती है, इस बात को याद रखिएगा। कहता है ना कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर इज द राइट आंसर, ठीक है। कहता है कि लेंस के नियम किस संरक्षण के सिद्धांत को करता है, ऊर्जा, लेंस लाइक द रिजल्ट ऑफ द विच प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन, एनर्जी पर आता है, आपको पता ही होगा, पढ़े ही होंगे, किस पर होता है, एनर्जी पर होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 42 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए। 42 क्या कहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात होता है। प्रतिघात क्या होता है, मतलब कहने को बताइए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 42 का, तो 42 का इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला आंसर जो होता है वो यहाँ पर जो होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे कहता है ना कि 43 का कहता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है, मतलब द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज ऑप्शन नंबर सी। एवरेज पावर जो होती है, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट वाला, वो जो एवरेज पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिक RMS मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू जो होती है उसकी, और इंटर से इलेक्ट्रिक करंट की और साइन फाई, इसकी मल्टीपल की क्या होती है, एवरेज पावर मिलता है, इस बात को याद रखिए, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज पावर। आगे कहता है कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है, पावर फैक्टर बहुत, बताइए 44 का आपका आंसर क्या होगा, तो 44 का आपका आंसर होगा R/Z इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आगे जो आपका जो है कहता है कि LR परिपथ के लिए कालांतर होता है, मतलब फेस डिफरेंस, ठीक है, इन LR सर्किट, तो LR सर्किट के फेस डिफरेंस क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। कहता है ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द ट्रांसफार्मर इज VS/VP, मतलब सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज की रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होती है उस सेकेंडरी कॉइल में कितनी वोल्टेज है और प्राइमरी कॉइल में कितनी वोल्टेज है, उसी के रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे देखिए आरसी का विमायन सूत्र क्या होता है, तो आरसी का विमायन सूत्र जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द आरसी इज क्या होगा, M/0 L/0 और T, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। देखिए कहता है SI यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होगा, यानी कि ध्रुव प्रबल्य का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर इज द राइट आंसर ऑफ द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। आगे देखिए, आगे इसमें कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है,
आप लोग जरूर ये इसको सिद्ध किए होंगे, आपको टीचर लोग सिद्ध किए होंगे कोचिंग में या स्कूल में। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इन ए यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड। 49 का आपका आंसर होगा एक्चुअली में राइट सी। W/MB1 - cos थीटा, ये दोनों में होता है कॉमन लेकर बनाया गया होगा। याद करिए कुछ बातों को। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? चुंबक तरंग नहीं है, बड़ा आसान है। चुंबकीय तरंग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब सिंपल से ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है एक्चुअली में क्या होता है, कहने का मतलब जिसको ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो जिसे मीडियम की रिक्वायर्ड होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी कि लेकिन यहाँ पर साउंड वेव्स जो होती है उसको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। कहने का मतलब है ना, इस तरह समझिए कि देखिए बहुत बड़ी ऐसे भी रे होती है। देखिए ये जो लाइट जो वेव्स है, ये लाइट वेव्स और एक्सरे रे और इन्फ्रारेड रेस, ये सब ऐसे रे है, ये ऐसी वेव्स है जिसे ट्रेवल्स करने के लिए, जिसे प्रोपेगेशन करने के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन ये साउंड वेव्स जो होती है, कौन? साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स जो होता है ना, मीडियम की आवश्यकता इसको पड़ता है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिससे मीडियम की आवश्यकता होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिसे मीडियम की आवश्यकता। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इतना समझना हम लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इतना समझना है कि जिस वेव्स को ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नहीं होती है तो नहीं होती है, तो यहाँ पर नहीं पहले लगा देते, नहीं मतलब होती है तो किसको होती है, तो साउंड वेव्स को होती है। यानी कि इसे साउंड वेव्स एक ऐसी वेव्स है जिसे ट्रेवल्स करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगा, पर लाइट वेव्स, एक्सरे रे और इन्फ्रारेड रेस इस सबको नहीं मीडियम की आवश्यकता होता है। इस बात को याद रखिएगा। कहता पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिकीय कोण कितना होता है? सबको पता है 24.41 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर द ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज 24.41। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बताइए? E = hb, मतलब hb भी लिख सकते हैं या hf भी रख सकता है, फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब था फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू E = hb, या भी बोल सकते हैं E बराबर जो होता है वो क्या होता है, hf भी होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड ये होता है h मतलब प्लग कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। चुंबक क्षेत्र मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आपका ऑप्शन नंबर होगा B0/U0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? ये तो सबको पता होगा कि कौन सी सही होगा, जो ये सबको पता होगा। देखिए कहने का मतलब स्टेप अप एगो स्टेप डाउन। डाउन मैंने कम, स्टेप मैंने अप मैंने ज्यादा, तो मतलब ज्यादा देना। तो ज्यादा किससे मिलेगा? सेकेंडरी वोल्ट से, सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए प्राइमरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। स्टेप अप के लिए, लेकिन स्टेप डाउन के लिए क्या होती है ना, स्टेप अप के लिए क्या होती है, स्टेप अप के लिए जो होती है उसमें प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होती है और सेकेंडरी वोल्टेज में कम होती है, क्योंकि वो डाउन करता है, कम करता है वोल्टेज को, ऐसा ट्रांसफार्मर। कहता है दिश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होती है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर, ठीक है, फॉर डाइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, कितना होगा पता है आपको? ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। कहता है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्णन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज जस्ट, ये वाला भी जस्ट पीछे आप लोग देखें, पीछे भी जस्ट हम बताए थे 56। क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर देखिए, जब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी जस्ट ये वाला मैंने बताया था। देखिए कुछ नहीं है, बस अभी घुरा दिया थोड़ा सुंदर, वही वाला देखिए अभी जस्ट भी हम आपको बता रहे थे। देखिए कहाँ पर हम बताते हैं आपको, देखिए वही वाला आपका दे दिया है, 2 बार दे दिया है। तो हम एक बार आपका बना लेते हैं, समझिए आपका 2 नंबर मिल गया। ठीक है ना, जब एक बार बना लीजिएगा तो समझिए आपका 2 में मिल जाएगा। देख लीजिए कहाँ गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेम टू सेम पूछा है। देखिए यहाँ पर था, कहाँ गया, देखिए नहीं, देखिए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मैं बताया था, अभी जस्ट बताया थी बात, कहाँ पर होगा जी। देखिए हाँ, देखिए कहता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? M = NIA। जस्ट अभी बताया। और आपकी देखिए 37 का क्वेश्चन नंबर आपका दे दिया, रिपीटिंग कर दिया है 56 में। तो क्या बताएं वहां पर ही, यही चीज ने बताएं, M = NIA। तो यहाँ पे क्या होगा? NIA, यानी कि आपका सही आंसर ए, यानी कि आपको एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीटिंग किया गया, यानी कि आप 2 आंसर यहाँ पर ले सकते थे। कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, कोई भी चार्ज होता है तो अपने चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो ये इन्फिनाइट की तरफ क्या करती है, अपने से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो फोर्स क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज इज द राइट आंसर।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज होता है। चलिए आगे कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन एरिया इज द राइट आंसर। 58 का कहता है कि गोलीय, क्या कहता है इसमें कि गोलीय संधारित्र की धरिता होती है। गोलीय संधारित्र की धरिता क्या होगी, तो आपको याद होनी चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर बटा छोटा आर माइनस ये वाला होता है। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, ये आपका राइट आंसर हुआ। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर बड़ा आर और ब्रैकेट बटा छोटा आर माइनस बड़ा आर होता है, इधर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 1 म्यू, इसका 1 मतलब ना पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो देखिए सेकेंड मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव और फर्स्ट मीडियम का रेशियो कर देंगे, सिंपल सी बात था। यानी कि μ2 बटा μ1 इज द राइट आंसर, समझ में आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। देखिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि इमेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना बड़ा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, क्या बनता है कि नहीं, रियल वास्तविक बनता है और सीधा। चले आगे चले, देखिए आगे कहता है इसमें कि उल्टा, रियल और उल्टा बनता है, तो उसको हम लोग, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा मस्तिष्क वो उसे सीधा करके बड़ा करके बताता है, छोटा भी बनता है। कहता है खगोलीय दूरबीन के लिए आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 62 का आपका जो आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माइनस F0 यानी कि F0 का मतलब होता है O का मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई लेंस का ये फोकल लेंथ होता है, यानी कि उसी के रेशियो जो होती है मैग्निफिकेशन पावर देता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। चलिए अगला देखते हैं 63 का क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण करता है। बहुत ही 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट से 7 कलर में डिवाइड होती है क्या व्हाइट लाइट जो कि सन में होती है, उसी से हमारा क्या मिलता है, इंद्रधनुष मिलता है, यानी कि हमको रेनबो प्राप्त होता है। कहता है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 4 डायोप्टर वाले क्षमता वाला, तो 4 डायोप्टर दिया तो पी बराबर क्या होता है बताइए, 1/f होता है, तो f निकाले का रहा तो 1/p हो जाएगा, तो 1/4 और इसे भागा दीजिए कितना होगा, 0.25 मीटर होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आगे आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, मतलब क्या, मतलब कि कहता है, इसका कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फ्लाविंग इज द करेक्ट फॉर डिस्पर्सन पावर, तो W बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, यानी कि येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये तुम्हारा ये जो मेरा क्या होती है रिलेशन जो होती है वो डिस्पर्सिव पावर का देता है, ये सब सिद्ध किया जाता है। आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो पक्का आप लोग के टीचर क्या किए होंगे, सिद्ध किए होंगे इस वाला, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका कहता है नहीं कि यदि कांच की लेंस इतना हो, ठीक है, कि हवा में फोकस दूरी f है और पानी में इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब दी फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस इन एयर इज इतना, इन वाटर इज इतना, तो कहता है कि क्या होगा, इसका रिलेशन सही क्या होगा। तो देखिए जब FW बटा FA करिएगा, ठीक है, तो यहाँ से करिएगा तो आएगा आपका आंसर सोल्व करिएगा, याद रखिए R1 माइनस R2 वाला × 1 बटा करके यहाँ पर आपको μ1 माइनस, ठीक है, आपको ये वाला पता होगा फॉर्मूला R1 माइनस R2 की बातें ये पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी लेंस जो होगी जो R1 इसकी जो बराबर होगा, यानी कहने का मतलब जो आपका जो राइट आंसर इसको सोल्व करिएगा था तो ये वाला आएगा। अब ये सोल्व करने पर कैसे आएगा, तो इसे सोल्व करने के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसे सोल्व करके मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आखिर में ये आंसर कैसे हुआ सर, हमको बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये चाहे तो ये आपको सोल्व करके हमको बता सकते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए था निम्नलिखित में से कौन संबंध परिक्रमा प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश तरंग दैर्घ्य के लिए सही है, यानी कि आपको तो पता ही होगा, बड़ा ईजी है, कॉजेस लॉ की बात कर रहा है ये, यानी कि आई द प्रोपोर्शनल 1 बटा क्या लेमदा के पावर 4, यानी कि आपका जो विच ऑफ द फ्लाविंग रिलेशन इज द करेक्ट फॉर इंटरसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेव लेंथ ऑफ द लाइट, क्या होगी ऑप्शन नंबर ई इंटरसिटी। ठीक है, इंटरसिटी ऑफ द लाइट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा क्या लेमदा का 4th पार्ट 4 का स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जाएगा। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश की सही है, पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है बताइए, तो 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्जेस होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होता है।
कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज द राइट आंसर। 5 नॉट इज बराबर 2.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होती है, आप तो पढ़े होंगे पक्का, बहुत ही सीन है, बहुत ही आसान है। देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो आपको पता होगा कि P बराबर होता है ए बराबर आपको पता होगा कि P+N होता है, यानी कि एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो नाभिक के अंदर होता है। तो आपको पता होगा कि बताएं थे बोर्स एंड ब्योरी कि Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना परमाणु संख्या, मतलब जितनी एटॉमिक नंबर होगी उतना ही मेरा प्रोटॉन्स की क्या होगी नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन की नंबर होगा। तो देखिए हमको क्या पूछ रहा है, हम लोग को न्यूट्रॉन पूछ रहे थे, N बराबर क्या हो जाएगा A-P, और ये P किसके बराबर है, Z के। तो यहाँ पर A- क्या देख सकते हैं Z, यानी कि आपका आंसर जो राइट होगा वो N बराबर क्या होगा A-Z, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट हुआ B। इस तरह से आपका 70 में 70 मैंने आपको करेक्ट बताया। और आप बताइए कमेंट करके कि सर मैंने 35 में 35 सही मारा और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना। ओके बाय, गुड लक।